नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कविंद्र। शुरुआत हेडलाइन से। असम, अरुणाचल और मणिपुर में बाढ़ से स्थिति गंभीर। अब तक 80 लोगों की मौत। पीड़ित इलाकों में पहुंची केंद्रीय टीम। हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा के 500 मीटर के दायरे में कचरा फेंकने पर पाबंदी। लगेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। एनजीटी का आदेश। दार्जिलिंग में बेमियादी बंद, हिंसा और आगजनी की अनेक घटनाएं। केंद्र से वार्ता के लिए तैयार गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। चीन से विवाद पर कल सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री और गृह मंत्री देंगे हालात की जानकारी। विदेश मंत्रालय ने कहा कूटनीतिक चर्चाएं जारी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार। पहली बार सेंसेक्स 32,000 के पार। खुदरा महंगाई में रिकॉर्ड कमी से ब्याज दर घटने की उम्मीद। और आइए देखते हैं पहली खबर। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। असम में 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। 3 दिन के दौरे पर गई केंद्र की टीम ने पीड़ित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है और मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी बाढ़ और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है और तीनों राज्यों में अब तक 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के हालात बयां करने के लिए काफी हैं। असम में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। राज्य के 24 जिलों में 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। असम में अब तक 35 लोग जान गंवा चुके हैं। धेमाजी, लखीमपुर, मोरीगांव, माजुली, बारपेटा और दक्षिण सलमारा सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। ब्रह्मपुत्र के आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ये तो बहुत पुराना समस्या है और बहुत आदमी का तकलीफ भी होता है। खेती होती जितना है सब खराब हो गया आदमी का। আৰু এতিয়া আমাৰ যি নদী কাষৰীয়া দাঁতিকাষৰীয়া যিবোৰ অঞ্চল আছে সেইবোৰ এনেকুৱা জেগাত ঘৰ বনাইছে মানুহবোৰে য'ৰ পৰা পানীটো ওলাই যাব সম্পূৰ্ণভাৱে পোৱা নাই। ইয়াৰ ফলত আজি এইটো যিটো দৌলটো যিটো অৱস্থা হৈছে তাৰ যিবোৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছে ফাউণ্ডেশ্যনবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে মানে আপোনাৰ ঢিলা হৈ গৈছে। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी राज्य का दौरा कर हालात की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। जितना भी हमें आम जनताओं को मदद करने के लिए जरूरत है सही है, ऐसे जरूरत के मुताबिक हमने जनता को मदद कर रहा हूं और हमारे जो भी लोग मरे गए हैं उनके लिए एक्स ग्रेशिया हमने 48 आवर्स की अंदर देने के लिए हमारे हर डीसी को आदेश दिया गया है। गुरुवार को केंद्र की टीम ने पीड़ित इलाकों का दौरा किया। टीम की अगुवाई गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू कर रहे हैं। टीम के सदस्यों ने राहत और बचाव टीम के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में भी पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक की और हालात की समीक्षा की। जो पावर लाइंस और कम्युनिकेशन लाइंस की डिसरप्शन हुई है उसको बहाल किया जाए और उसके अतिरिक्त आने वाले समय में इस प्रकार की परिस्थितियों के आफ्टरमाथ के तौर पर बीमारी का फैलने का एक खतरा रहता है, उसको लेकर के क्या व्यवस्था की जाए उसकी चिंता भी आज ही आरंभ कर दी गई है। काजीरंगा पार्क का 75% हिस्सा पानी में डूब चुका है। जान बचाने के लिए जानवर ऊंची जगह तलाश कर रहे हैं। असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से तबाही हुई है। पापुमपारे जिले के सागली उपमंडल में कई जगहों पर जमीन धंसने से सड़क टूट गई है और इसका बाहरी इलाकों से संपर्क कट गया है। मणिपुर का भी कुछ यही हाल है। राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र की टीम मणिपुर के दौरे पर है। इन तीनों राज्यों को मिलाकर अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उन तीनों राज्यों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं और लगातार जिस तरीके से बारिश वहां पर जारी है, इसके चलते राहत और बचाव के काम में भी दिक्कत आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान नवीन कुमार जी हैं, जो कि फॉर्मर DIG NDRF हैं। आपका स्वागत है। असल में जिस तरीके से ये समस्या है, और ये समस्या मैं कहूँ कि तकरीबन हर साल या फिर एक साल के अंतराल के बाद नज़र आती है, क्यों बार बार इस तरह की विभीषिका हमारे सामने होती है? क्यों इस तरीके का सिस्टम हम कह रहे हैं कि डेवलप नहीं कर पाए हैं कि ऐसे इलाकों में कम से कम उसका असर हो या इम्पैक्ट हो? इसके लिए तो लगातार प्लानिंग चलती रहनी चाहिए और चलती भी रहती है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी पूर्वोत्तर एरिया के अंदर हम लोग काफ़ी पिछड़ गए हैं। जिस तरीके से अभी ये रिपोर्टें आ रही हैं, 80 आदमियों की डेथ हो गई है, जबकि पहले से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए हैं, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी जो है, अभी हमने देखा पूर्वोत्तर एरिया में हमारी गवर्नमेंट्स जितनी हैं वो थोड़ा अभी इतनी एक्टिव नहीं हो पाई हैं और तैयारी भी उनकी नहीं है। जबकि ये बचाया जा सकता है, ख़ास तौर से ह्यूमन लाइफ बचाई जा सकती है। इसमें इतना लॉस नहीं होना चाहिए। इसमें सीधी सी जो है हमें दिखाई देता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं किया, ना पब्लिक को अवेयर कर पाए और ना ही उनको जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर के जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से सेफ प्लेस में ले जा पाई। उसी का नतीजा है। अदरवाइज बाढ़ तो आएगी, बाढ़ का एरिया भी है वो, लेकिन उसका बाढ़ का मैनेजमेंट सिस्टम सबसे बड़ी बात होती है। किस प्रकार से हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से डैम बना सकते हैं, किस प्रकार से वाटर इरिगेशन के लिए चैनल सेट कर सकते हैं। बाढ़ नहीं आएगी। बाढ़ क्या है? एक अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर होता है। दिस इज व्हाट बाढ़। अगर हमने पानी को कंट्रोल कर दिया तो बाढ़ का मतलब ही नहीं होता। आने दीजिए, बाढ़ नहीं आएगी। तो जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में हर साल हम देखते हैं जी बाढ़, जी, कुछ राज्य में कहूँ जहाँ पर हर साल रहती है, कुछ राज्यों में 2 से 5 साल के गैप में। क्या ऐसा लगता है कि जो सिस्टम जिसकी आपने बात कही कि बाढ़ को या वाटर को कंट्रोल करने का सिस्टम, ये सिस्टम इन राज्यों में नहीं है, या हम उसे डेवलप नहीं कर पाए, या फिर डेवलप करने की मानसिकता नहीं? नहीं, दोनों ही बातें हैं। हम डेवलप नहीं कर पाए और उसकी मानसिकता नहीं है। लेकिन अभी श्री PM मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने प्लानिंग बनाया है। पानी को स्ट्रेट करके प्रॉपर तरीके से उसके अंदर नाव से या बोट से जो ट्रैफिक सिस्टम बनाएंगे ये लोग, उसके लिए इनके पास प्लान है। लेकिन अभी तक ये कार्यान्वित नहीं कर पाए। अगर इन्होंने कर दिया होता या पानी का कंट्रोल सिस्टम बना दिया होता तो आज शायद इतनी बड़ी बुरी स्थिति नहीं होती। और इससे भी बुरी बिहार में होगी, क्योंकि ये सारा पानी बिहार की तरफ डाइवर्ट होकर आ रहा है और बिहार में ऑलरेडी है, लेकिन और होगा, क्योंकि पानी जितना ऊपर बढ़ेगा बिहार तक ये पूरा प्रॉब्लम करेगा। अभी तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। जब उत्तराखंड से आना शुरू होगा, जम्मू कश्मीर से, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा। और इसका एक ही तरीका है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जो गडकरी जी ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। जिस दिन हमारा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डैम्स बनाए गए और वाटर के थ्रू जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हो गया, ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन कई बार जब वाटर, क्योंकि पानी राज्य का विषय आता है जी, और ऐसे में क्या इसलिए दिक्कत आ रही है इस तरह के सिस्टम को बनाने या उसको इम्प्लीमेंट करने में, या फिर इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और अब इस पर कवायद शुरू हुई है इसे बनाने, ऐसे लागू करने को लेकर? बिल्कुल, इसके ऊपर कवायद शुरू हो चुकी है और मैं सोचता हूँ शायद इस सीज़न में तो नहीं, लेकिन अगले सीज़न के आने से पहले ये कंट्रोल सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव्ड होगा, बहुत इफ़ेक्टिव बनेगा। और शायद अभी आपको अगले टाइम में इतना बुरी स्थिति जो अभी आ रही है, जैसे 100 से भी ऊपर लोगों की डेथ हुई है, 80 तो रिपोर्टिंग है, लेकिन इससे ज़्यादा है। और इसके बाद सबसे बड़ी स्थिति ये होगी कि जो लोग मरे हैं, जानवर मरे हैं, आदमी मरे हैं, जो हम लोग अभी तक पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं, वो जब सड़ेंगे और उसके जो कीटाणु फैलेंगे, उससे जो प्रॉब्लम आएगी, एपिडेमिक जो बीमारी आएगी, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगी। दूसरा, जिसकी फैमिली के लोग मर गए, वो लोग मेंटली स्ट्रेस में, ट्रॉमा में चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे और ना जाने कितना बुरा नुकसान होगा, उसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन एक और चीज़ है नवीन जी, पिछले करीब 2.5 दशक में हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की की है। बहुत सारे सैटेलाइट गए जिसके ज़रिए मानसून की सटीक भविष्यवाणी हम लोग कर लेते हैं। अब जब बारिश को लेकर मौसम विभाग जानकारी देता है, सटीक भविष्यवाणी करता है, लैंडस्लाइड को लेकर, बादल फटने को लेकर, इन जानकारियों के साथ क्या हम उन इलाकों में
पहले से रेस्क्यू काम शुरू नहीं कर पाती, स्थानीय प्रशासन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करना है या दूसरी जगहों पर ले जाना है, जिसके चलते जान माल का नुकसान ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही आपने फरमाया, ये बात सही है। अगर हमने पहले टाइम रहते इनको इवैक्यूएट कर लिया होता, एजुकेट करते, स्टेट गवर्नमेंट और ख़ास तौर से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मेहनत करना था, जो उन्होंने नहीं करा। हर एक के पास स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हर एक के पास स्टेट की रेस्क्यू फोर्स है, SDRF है, हर एक के पास होमगार्ड और पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है स्टेट गवर्नमेंट में कि वो लोग जो आज NGOs है, जो प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनर्स हैं, उनकी मदद नहीं लेते। और अगर उनको बुला के पहले से ये लोग ट्रेनिंग देते रहें, पब्लिक ट्रेंड हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। जैसा हम लोगों ने उड़ीसा में किया, महाराष्ट्र में किया, कितने भी साइक्लोन आते रहिए, वहाँ 1-2 आदमी से ज़्यादा किसी की डेथ नहीं होती, और वो भी 1-2 वो होते हैं जो पीछे रह जाते हैं सेफ्टी के लिए। अदरवाइज़ आप देखिए कितना चेंज हो गया। लेकिन यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, अगर थोड़ा अभी टाइम है, अभी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि बजाय ज़्यादा फंडिंग देने के उन पर कंट्रोल करें जो पहले फंडिंग दी हुई है, फंडिंग का सही इस्तेमाल हो जी। और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इकाइयाँ हैं कम से कम वो अवेयरनेस के तौर पर इस्तेमाल करें, लोगों को वहाँ से हटाएं जहाँ के बारे में मौसम विभाग पहले से ही जानकारी देता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। जानजुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। एनजीटी ने गंगा और उसके आसपास सफाई के लिए आज विस्तृत आदेश जारी किया है। हरिद्वार से उन्नाव तक नदी के 100 मीटर के दायरे में विकास कामों पर पाबंदी होगी। वहीं कचरा फेंकने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने गंगा और उसके आसपास गंदगी दूर करने के लिए गुरुवार को बड़ा फैसला दिया। एनजीटी ने हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीच गंगा के आसपास 100 मीटर के दायरे को नो डेवलपमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। यहाँ किसी तरह का विकास काम नहीं होगा। 500 मीटर के दायरे में कचरा फेंकने पर पाबंदी लगा दी गई है। कचरा फेंकने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने 543 पन्ने के आदेश में कई दूसरे निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से 6 सप्ताह के भीतर कानपुर के जाजमऊ से उन्नाव या किसी दूसरे स्थान पर चमड़ा कारखानों को शिफ्ट करने को कहा गया है। उत्तराखंड और यूपी सरकार से कहा गया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए दिशा निर्देश बनाएं। नालों की सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम 2 साल में पूरा करना होगा। एनजीटी ने रिपोर्ट को लागू करने की निगरानी के लिए समिति भी बनाई है। यह आदेश साल 1985 में पर्यावरणविद MC मेहता की ओर से दायर याचिका पर आया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में याचिका एनजीटी में भेज दी थी। पिछले 18 महीने तक याचिका की लगातार सुनवाई होती रही थी। इस दौरान केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरे विभागों ने अपनी बात रखी। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। दार्जिलिंग में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज कई जगहों पर आगजनी हुई। लेखक और गायकों ने पुरस्कार वापस कर सेना की तैनाती का विरोध किया।
अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार तड़के पर्यटन कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। कुर्सियांग में एक रेलवे स्टेशन और एक सरकारी बंगले में भी आगजनी हुई। कई जगहों पर वाहनों में तोड़फोड़ की गई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कहा है कि बिना केंद्र के राज्य सरकार से सार्थक वार्ता नहीं हो सकती। गोरखालैंड स्टेट, इसका लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का डायलॉग ओपन करना चाहिए गोरखालैंड स्टेट का लिए, यही तो समस्या का समाधान है। आंदोलनकारियों ने कई जगहों पर रैली निकाली। गोरखालैंड की मांग को लेकर एक गायक और लेखक ने राज्य सरकार के पुरस्कार वापस कर दिए। ऑब्जेक्ट ऑफ रिटर्निंग द अवार्ड्स इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दे आर एम्प्लॉइंग सो मेनी रिप्रेसिव मेजर्स लाइक पुलिस, सीआरपी एंड द पैरामिलिट्री फोर्स। इस बीच पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाया। The hooligans under the leadership of GJM, they obstructed me in 2 places. दार्जिलिंग में 29 दिनों से हड़ताल जारी है। 26 दिनों से इंटरनेट बंद है। दवा की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, स्कूल, कॉलेज, होटल और निजी कार्यालय बंद हैं। तनाव को देखते हुए सेना के साथ यहां अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के बंद को देखते हुए कई इलाकों में आज निषेधाज्ञा लागू रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया, तो वहीं अमरनाथ यात्रा पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। अलगाववादियों के बंद को देखते हुए गुरुवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में कर्फ्यू लगा रहा। अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम समेत कुछ इलाकों में पाबंदियां लगी रहीं। इन इलाकों में दुकान और बाजार बंद रहे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने साल 1931 की गोलीबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हालात से लड़ना होगा, जिसे कुछ लोगों ने बंधक बना रखा है। जमहूरी राज कायम करने में अपनी कुर्बानियां दी, उसको याद रखना चाहिए। और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर जिसमें कश्मीरियत हमारा बुनियादी जो हमारे उसूल हैं उनको याद रखना चाहिए। जैसे अभी हाल ही अमरनाथ यात्रा के बाद सब हम लोग इकट्ठे हो गए, अलग अलग नज़रिया रखने वाले अलग अलग लोग एकजुट होकर हमने उसकी मजम्मत की। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले लश्कर के आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने 4 आतंकियों की पहचान कर ली है। इसमें 2 पाकिस्तानी और 2 कश्मीर के हैं। इसमें हमले के साजिशकर्ता लश्कर कमांडर अबू इस्माइल शामिल है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर के सुरक्षा हालात पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सौंप दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शुक्रवार को विपक्षी दलों को कश्मीर की हालात की जानकारी देंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत के चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर सैनिक टकराव के हालात को लेकर केंद्र सरकार ने कल दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद रहेंगी। सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को डोकाला सीमा में जो हालात है उसकी जानकारी देगी। साथ ही जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों के बारे में भी बताया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी कि इन मसलों पर विपक्षी दलों को भरोसे में लेना है, जिससे इन मसलों पर विदेश में भारत की एक आवाज़ जाए। डोकाला सीमा विवाद को लेकर भारत ने काफ़ी संयत तरीके से चीन को 16 जून के पहले की यथास्थिति बहाल करने की बात कही है। वहीं चीन भारत को सैनिकों को पीछे हटाने की चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के राजनयिक आपस में संपर्क में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति से इस मुद्दे पर बात की थी। में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स इन्फॉर्मर्स लीडर्स मीटिंग के बाद एक वार्तालाप सा एक संवाद हुआ था, एक कन्वर्सेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी थी। एक रेंज ऑफ इश्यूज एज वी हैड सेड दे डिस्कस्ड एज फार एज डोकलाम एरिया इशू इज कंसर्न। we have diplomatic channels available. The embassies are there in both countries, and those channels will continue to be used. एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज हिमाचल प्रदेश में थे। उन्होंने यहां बीजेपी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और समर्थन मांगा। उनके साथ सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कई और नेता भी शामिल थे। हिमाचल में बीजेपी के 31 विधायक हैं, जबकि लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 1 सांसद।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु केंद्रीय जेल में अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसी जेल में एआईएडीएम के महासचिव शशिकला बंद हैं। ये मामला कारागार उप महानिरीक्षक डी रूपा की रिपोर्ट के बाद सामने आया। रूपा ने आरोप लगाया कि शशिकला के लिए जेल में विशेष किचन बनाया गया है जो जेल नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने ये रिपोर्ट डीजीपी जेल को भेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक जाली स्टैम्प पेपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त को भी यहां विशेष सुविधाएं मिल रही हैं। हालांकि डीजीपी ने इस रिपोर्ट के तथ्यों का खंडन किया। महाराष्ट्र के नागपुर में बीफ ले जाने के शक में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने बीफ ले जाने के शक में सलीम इस्माइल शेख को पकड़ लिया और विवाद बढ़ने पर उसकी पिटाई की। पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल में एडमिट कराया है, जहां इलाज के बाद उसको छुट्टी मिल गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और पिटाई के वीडियो के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इन सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और एकदम मार के एकदम ऐसा पड़ा था, मतलब पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने मेरे को उठा कर। बस मेरे साथ में गलत हुआ है क्योंकि मेरा कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं है। जिन्होंने मुझे मारा उनको सजा मिलना चाहिए। विक्टिम है, उसने भी अपनी तकरार में 3-4 आरोपियों ने पकड़ के रोक के मारा ऐसे बताया गया था। उस हिसाब से आरोपियों को निष्पन्न किया हो गई है। बाकी के अगर कोई ऐसे और इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाता है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी ताकि इस तरह की घटना फिर से ना हो। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कल हुई हिंसा के बाद नागौर के साम्राद में कर्फ्यू जारी है और जोधपुर हिसार रूट बंद है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बुधवार को आनंदपाल के गांव में हुई रैली हिंसक हो गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। आंदोलनकारी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से विवाद सुलझाने की अपील की। वहीं राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने हिंसा के लिए आंदोलनकारियों को जिम्मेदार बताया और सीबीआई जांच की सिफारिश से इनकार किया। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अपनी चुप्पी को तोड़ें और इस पूरे जो विवाद को, जो टकराव की हालात पैदा हुए हैं, लोगों में तनाव पैदा हुआ है, उसका निराकरण करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। मैं मेरी पुलिस की जांच कराऊंगा तो मैं मेरी पुलिस को कल काम में कैसे लूंगा? है ना, जो आगे बढ़कर के अपनी जान हथेली पे लेकर के ऑपरेशन करते हैं और जिसको मैंने 2.25 साल मुझे जिस व्यवस्था में लगा और जो 5 लाख का इनाम का घोषित इनामी जो है ना व्यक्ति था, अगर उसकी इस बारे में भी अगर पुलिस को मॉरली मैं सपोर्ट नहीं दूंगा तो फिर मेरे को इस पद पर रहने का अधिकार क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान जारी किसी आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई शीर्ष अदालत खुद करेगी। ऐसे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। कोर्ट ने यह आदेश इस बारे में जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। साथ ही दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत में लंबित मामलों में समन आरोप तय करने को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती। सिर्फ जिन मामलों में निचली अदालत फैसला दे चुकी है उन फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कोयला घोटाले मामले की निगरानी कर रहा है। सेंसेक्स आज 32,000 की नई ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान जिसमें 233 अंकों की बढ़ोतरी हुई, ये 32,037 पर बंद हुआ। 33 कारोबारी दिन के भीतर सेंसेक्स 31,000 से 32,000 को पार कर गया। पिछले 4 दिन में सेंसेक्स ने 677 अंकों की छलांग लगाई है। निफ्टी भी आज नई ऊंचाई पर पहुंचा। 76 अंकों की तेजी के साथ 9,891 पर बंद हुआ। खुदरा महंगाई में रिकॉर्ड कमी के चलते बाजार को मजबूती मिली और ब्याज दरों में अब कटौती की उम्मीद भी बन गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए लगने वाले शुल्क में 75% तक की कटौती की है। नई दरें शनिवार से लागू होंगी। बैंक के मुताबिक घटी हुई दरें मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग दोनों पर लागू होंगी। एनईएफटी से 10,000 रुपये भेजने पर अब 2 रुपये की जगह 1 रुपये लगेंगे और 1 लाख तक 2 रुपये लगेंगे। 1 लाख से 2 लाख के बीच अब 12 की जगह सिर्फ 3 रुपये। 2 लाख से ऊपर भेजने पर 20 की जगह 5 रुपये। आरटीजीएस से 2 लाख से 5 लाख रुपए के लेन देन पर 5 रुपये लगेंगे और 5 लाख से अधिक पर 40 की जगह 10 रुपये। हालांकि नई दरों पर 18% की दर से जीएसटी भी लगेगा।
सऊदी अरब के नजरान शहर की एक इमारत में आग लगने से 11 भारतीयों समेत 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक सभी मजदूरों की मौत दम घुटने से हुई। नजरान के गवर्नर ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बुधवार को हुई इस घटना को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि जेद्दा से भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी नजरान के लिए रवाना हो चुके हैं। भारतीय दूतावास के अधिकारी नजरान के गवर्नर से संपर्क में हैं। नजरान जेद्दा से करीब 900 किलोमीटर दूर है और कामगार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो वहाँ पर काम करते थे और वो फैसलिया ज़िले में एक बाज़ार के पास रह रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक में ये बात कही। उन्होंने पनामा मामले में संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में आरोपों के साथ कयासबाजियां हैं। जीआईटी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने पाया कि नवाज शरीफ और उनके परिवार की आमदनी और जायदाद में खासा अंतर है। इस आधार पर उनके खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के अंश सामने आने के बाद विपक्षी दल अब उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।